नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में भारत की जनजातियों वाला टॉपिक थोड़ा परेशान करता है ना? सवाल आते हैं और कंफ्यूजन भी होता है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। अगले कुछ ही मिनटों में हम सारे इम्पोर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले फैक्ट्स को ऐसे कवर करेंगे कि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जनजाति कहते किसे हैं, फिर देखेंगे कि संविधान में क्या अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कौन सी जनजाति किस राज्य में है, उनकी खास कल्चर और परंपराओं को जानेंगे और आखिर में करेंगे एक क्विक फाइनल रिविजन। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी बेसिक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, खास तौर पर जब बात एग्जाम की हो। तो सवाल ये है कि जनजाति या ट्राइब का मतलब आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो जनजाति मतलब परिवारों का एक ऐसा ग्रुप जिनका एक कॉमन नाम हो, जो एक खास इलाके में रहते हों, एक जैसी भाषा बोलते हों और जिनकी अपने अलग सामाजिक नियम कायदे हों। आप इसे एक बड़े कुनबे की तरह समझ सकते हैं, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी जीवन शैली है। और यहीं पर आता है एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट। हमारा संविधान जनजाति शब्द की कोई परिभाषा नहीं देता। जी हाँ, कोई डेफिनेशन नहीं है। इसकी जगह आर्टिकल 342 में एक ऑफिशियल टर्म दिया गया है, अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। बस यहीं से ये एक सामाजिक शब्द से एक कानूनी शब्द बन जाता है और सारे नियम कानून यहीं से शुरू होते हैं। अच्छा, तो जब ये समझ आ गया कि अनुसूचित जनजाति एक लीगल टर्म है, तो अब ये देखना भी जरूरी है कि इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, संविधान में क्या क्या प्रावधान है। और हाँ, ये आर्टिकल्स एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। देखिए, ये 4 स्टेप्स हैं जो उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को पक्का करते हैं। पहला स्टेप है आर्टिकल 342, जिसके तहत प्रेसिडेंट बताते हैं कि कौन कौन से समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आएंगे। इसके बाद आता है आर्टिकल 330, जो लोकसभा में सीटें रिजर्व करता है। फिर है आर्टिकल 332, जो राज्यों की विधानसभाओं में सीटें रिजर्व करता है। और आखिर में आर्टिकल 243, जो पंचायतों में उनके लिए सीटें पक्की करता है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? किसी भी ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है। चलिए अब कानून की किताबों से निकलकर जरा जमीनी हकीकत देखते हैं, यानी कि नंबर्स क्या कहते हैं। और ये जो आंकड़े अब हम देखने वाले हैं ना, ये किसी की रैंक बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील। जी हाँ, भील। 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल एसटी पॉपुलेशन का करीब 37.7% भील हैं। अच्छा, ये तो हुई जनजाति की बात। अब अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ है? जवाब है मध्य प्रदेश। जी, एमपी नंबर 1 पर है। उसके बाद आता है ओडिशा और फिर महाराष्ट्र। तो ये ऑर्डर याद रखना है, एमपी, ओडिशा, महाराष्ट्र। ये बहुत जरूरी है। और देखिए, ये डेटा सीधे सीधे करंट अफेयर्स से भी जुड़ता है। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी संथाल जनजाति से हैं और उनका संबंध उड़ीसा से है। इस एक फैक्ट से ही संथाल जनजाति एग्जाम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब फटाफट से इंडिया के मैप पर एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सी बड़ी बड़ी जनजातियां कहाँ रहती हैं। मैच द फॉलोइंग वाले जो सवाल आते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। ये स्लाइड तो समझ लीजिए एक रेडी रखना है। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। गद्दी कहाँ? हिमाचल और जम्मू कश्मीर। बोडो असम। मुंडा और उरांव झारखंड। लेप्चा और भूटिया सिक्किम। सहरिया राजस्थान और कुकी मणिपुर। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बहुत काम आएगा। अब जरा मेनलैंड इंडिया से थोड़ा दूर चलते हैं, द्वीपों की तरफ। अंडमान और निकोबार। यहाँ कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं जो आज भी बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई हैं और इसीलिए एग्जामिनर की इन पर खास नजर रहती है। और यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना है। देखिए, जारवा और ओंगे, ये दोनों जनजातियां मिलती हैं अंडमान आइलैंड्स में, जबकि शोम्पेन जनजाति मिलती है निकोबार आइलैंड्स में। एग्जाम में अक्सर इन्हीं दोनों को मिक्स करके कंफ्यूज किया जाता है, तो याद रखना है, जारवा ओंगे अंडमान में, शोम्पेन निकोबार में। तो हमने ये तो देख लिया कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है।
पर अब बात करते हैं उनके जीने के ढंग की। उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, यहाँ से भी बहुत मज़ेदार और इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। चलिए कुछ सबसे अनोखे फैक्ट्स देखते हैं। अच्छा, एक सवाल है, ये जीके का एक क्लासिक क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली यानी रोशनी के त्योहार को शोक के दिन के तौर पर मनाती है? सोचिए, कोई आइडिया? इसका जवाब है थारू जनजाति। जी, थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। और ये जनजाति कहाँ मिलती है? मेनली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके में। अब ये जो स्लाइड है ना, ये तो समझ लीजिए कि फैक्ट्स का खजाना है। 4 सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली टोडा जनजाति में पॉलीएंड्री यानी बहुपति प्रथा होती है। दूसरा, झारखंड की मुंडा और उरांव जनजातियां सरहुल त्योहार मनाती हैं। तीसरा, अगरिया जनजाति लोहासुर यानी लोहे के असुर की पूजा करती है। और चौथा, खैरवार जनजाति का पारंपरिक काम कत्था बनाना है। ये चारों फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसका एक फाइनल और सुपर क्विक रिकैप करते हैं। अगर इस पूरे टॉपिक से बस कुछ ही बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। सबसे बड़ी जनजाति भील। सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाला राज्य मध्य प्रदेश। शेड्यूल्ड ट्राइब कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 342। दिवाली को शोक पर्व की तरह कौन मनाता है? थारू जनजाति। पॉलीएंड्री कहाँ प्रचलित है? नीलगिरी की टोडा जनजाति में। और अंडमान की 2 प्रमुख जनजातियां जारवा और ओंगे। बहुत बढ़िया। और जाते जाते एक बोनस फैक्ट जो शायद आपको बाकियों से एक कदम आगे रखे। ये जो शब्द है आदिवासी, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? इसका जवाब है ठक्कर बापा ने। ये नाम याद रखिएगा। तो एग्जाम के लिए जरूरी सारे फैक्ट्स तो हमने कवर कर लिए, पर एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि हम इन जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास और उनकी अनोखी सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम पास करना सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि इन गहरी बातों को समझना भी है।